चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पूछा गया था 25 डिग्री सेल्सियस पर मेथेनॉल में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है। तो आपको पता है साउंड की स्पीड अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, तो आपको बताना है मेथेनॉल में कितनी होती है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है डाटा, तो आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कुछ एलिमिनेट कर सकते हो क्या? देखो 1531 मीटर पर सेकेंड, बताओ किस माध्यम में ध्वनि की चाल इतनी होती है? समुद्री जल में। 1498 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की चाल, किस में होती है? डिस्टिल्ड वाटर, आसू जल में। देखो 1498 होती है डिस्टिल्ड वाटर यानी आसू जल में, 1531 होती है समुद्री पानी में, ठीक है। 346 किस में होती है? एयर में होती है, वायु में होती है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है मेथेनॉल, तो मेथेनॉल में कितनी होती है? 1103 होती है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बताओ। यहां पर आप लोगों को एक रिएक्शन दी गई है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बेसिकली आप लोगों को बैलेंस यानी संतुलित रिएक्शन चुननी है। संतुलित का मतलब क्या है आपको अच्छे से पता है। लेफ्ट में जितने आपके एटम है राइट में भी उतने ही होने चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें यहां पर देखो एक एक हिट एंड ट्रायल मेथड आप लोग लगा सकते हो। तो एक तरफ लिख देता हूं लेफ्ट और एक तरफ लिख देता हूं मैं राइट। आगे बात समझ में? बिल्कुल सर। चलिए आप लोग पहले ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। अगर बात करें कॉपर के लेफ्ट में कितने एटम है? 1। राइट में कितना है? राइट में भी 1 है। चलिए बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन की बात करें लेफ्ट में कितना है? अगर आप लोग ये देखोगे यहां पर 1 एटम है, 4 से गुना हो रहा है, तो लेफ्ट में हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम है। राइट में कितने हैं? देखिए यहां पर आप लोगों के ऑक्सीजन की देखो लेफ्ट में कितने हैं? यहां पर 3 है, पूरा 4 से गुना हो रहा है, 4 तिया 12। यहां पर आप लोग देखिए कितने हैं? 3 है, ये 2 से गुना हो रहा है, तो 6 तो इधर हो गए और 2 × 2 4 इधर हो गए, 6 + 4 10 हो गए और 2 इधर हो गए 12। तो देखिए लेफ्ट में जितने एटम थे हर तत्व के राइट में उतने ही हैं। तो क्या ये बैलेंस है, क्या संतुलित है क्या? जी सर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बताएंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए बताइए। देखिए दोस्तों आपको पता है किसी भी कोशिका को एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी किस प्रक्रिया से मिलती है? रेस्पिरेशन यानी श्वसन। सबसे पहले क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो आपका टूटता है पायरुवेट नाम के एक पदार्थ में, बताओ। और ये वाली प्रक्रिया कहां पर होती है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। चलिए अगर कोशिका के पास में ऑक्सीजन अवेलेबल है तो फिर क्या होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों के टूट जाता है और आप लोगों को क्या देता है? एनर्जी देता है। साथ में क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। ये वाली प्रक्रिया कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु देगा? बताओ भैया, 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा? तो 3 देगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कई बार बताया, लिखा हुआ भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु आप लोगों को मिलेंगे पायरुवेट के टूटने से। क्या आप लोग बता सकते हो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबड़। तो 3 वायर लिए आपने, एक लिया टंगस्टन का, एक लिया मैग्नीन का और एक लिया हार्ड रबड़ का। तीनों की डायमेंशन सेम है। डायमेंशन का मतलब क्या है? इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई या मैं बोलूं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तीनों का सेम है। तो बताइए किसका प्रतिरोध कम होगा, किसका ज्यादा होगा? तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? उसकी प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे एरिया। तो लंबाई और एरिया तीनों वायर के समान है, तो जिस वायर की रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो प्रतिरोधकता बताइए इनमें से किस पदार्थ की ज्यादा होती है? टंगस्टन की, हार्ड रबड़ की या मैग्नीन की? सबसे ज्यादा होती है हार्ड रबड़ की। हार्ड रबड़, तभी तो वो इंसुलेटर है, कुचालक है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है। और इन जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से टंगस्टन की क्या है? सबसे कम है। यानी टंगस्टन का जो वायर होगा, टंगस्टन का जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? काफी कम होगा। ऑप्शन नंबर ए। और हार्ड रबड़ का से जो वायर बना होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, ना कि सबसे कम। आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या मैग्नीन एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है? कौन कौन सी धातु से मिलकर बना होता है ये मैग्नीन? बताओ बताओ। तो मैग्नीन एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है, कॉपर, मैग्नीज और निकल का। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है क्षारीय KMnO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल क्या बनाता है। तो देखिए दोस्तों, जो एथेनॉल होता है, जब आप लोग इसको गर्म करोगे किसकी प्रेजेंट में, KMnO4 जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसकी प्रेजेंस में जब आप लोग गर्म करोगे क्या हो जाएगा। देखिए जब आप लोग एथेनॉल को गर्म करते हो, दो ऑप्शन है, या तो आप लोग क्षारीय KMnO4 की प्रेजेंस में कर लो या अम्लीय K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में कर लो। दोनों ही केस में क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। जैसे मान लो यहां पर एक ऑक्सीजन है, यहां पर दो आ गए ना, तो इसके ऑक्सीकरण से आप लोगों को क्या मिलता है, CH3COOH। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। और अगर मैं पूछूं इसका ऑप्शन में एसिटिक एसिड नहीं है, तो इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एथेनोइक एसिड। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया है, आराम से देखिए। आपको बोला जा रहा है किसका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कराने पर विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस आपको संतान मिलेगी। अब सर ये क्या होता है, देखो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, जैसे मान लो अगर मैं कैपिटल T लिख रहा हूं या स्मॉल t लिख रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, कौन मुझे बताएगा। ये बेसिकली कोड है, इनको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। तो अगर दोस्तों सेम जीनोटाइप हो, जैसे मान लो कैपिटल T हो, एक जैसे हो, तो इसे बोलते हैं होमोजाइगस समयुग्मजी। और दोस्तों अलग अलग हो तो इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मनजी। तो देखो अगर आप लोग इनको जब क्रॉस करवाओगे, कैपिटल T को कैपिटल T से जो आप लोगों को क्या क्या कौन कौन से संतानें मिलेगी, है ना। तो कैपिटल T, तो ये सारे क्या मिलेंगे आपको, होमोजाइगस मिलेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता। यहां पर आप लोगों को सारे ये मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे, तो ये भी क्या है, होमोजाइगस है, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे दो ऑप्शन दोस्तों, जब आप लोग यहां पर करवाओगे, क्रॉस करवाओगे, तो एक तो मिलेगा कैपिटल T, एक मिलेगा कैपिटल T स्मॉल t, एक मिलेगा कैपिटल T स्मॉल t, एक मिलेगा स्मॉल t। तो ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। तो क्या सारे हेट्रोजाइगस मिल रहे हैं क्या, नहीं, कुछ इसमें होमोजाइगस भी है। अब इधर देखो आप लोग, यहां पर क्या मिलेगा, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। तो ये भी हेट्रोजाइगस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों मछली की अलग अलग प्रजाति होती है, आपको बताना है इसमें से कौन सी मछली की प्रजाति समुद्री प्रजाति है। मतलब आप लोगों को बेसिकली समुद्री पानी में मिलेगी, समुद्री पानी में मिलेगी। चलिए कौन सी भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली की प्रजाति है। तो समुद्री मछली में समुद्री पानी में कौन सी पाई जाती है, पॉम्फ्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि पॉम्फ्रेट, मैकेरल, ट्यूना, सार्डिनेस, बॉम्बे डक, मुलेट, भेटकी, ये सारी क्या है, समुद्री पानी में पाई जाने वाली मछली है। रोहू दोस्तों ये मीठे पानी की है, समुद्री पानी की नहीं है। समुद्री पानी तो काफी खारा होता है, ये खारे पानी में नहीं पाई जाती, मीठे पानी में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। जन्म के समय एक बालिका के अंडाशय में डैश होते हैं। देखिए दोस्तों आपको पता है जो फीमेल होती है महिला, उनमें 2 ओवेरी पाई जाती है जिसे बोलते हैं अंडाशय। और आपको पता है जब उनकी एज होती है 14-15 साल की, तब क्या होगा, इनमें आपका एग बनना शुरू हो जाएगा और एग बनके इस फैलोपियन ट्यूब में आएगा। अब बात करते हैं कि सर ये एग बनता कब है, क्या 12 से 14 वर्ष की उम्र में बनना शुरू होता है या सर पहले ही। देखो जब भी किसी लड़की का जन्म होता है उसकी ओवेरी में पहले से ही एग होते हैं,
लेकिन वो अनमैच्योर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। तो जब वो 10 से 12 वर्ष की उम्र जब होती है तो उसमें मैच्योर होना शुरू हो जाएगा, एक एक एग, हर महीने एक एक एग मैच्योर होगा, फिर इधर आ जाएगा। तो जन्म के समय उनकी बॉडी में एग रहते हैं, लेकिन वो कैसे रहते हैं? इमैच्योर रहते हैं, अपरिपक्व रहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बताएंगे, यदि सभी तार एक ही पदार्थ के बने हो तो किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा, रेजिस्टेंस सबसे कम किसका होगा? जैसे मान लो ये भी कॉपर का बना हुआ है, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का। तो देखिए कोई भी वायर होता है ना, इसकी लंबाई को मान लेते हैं दोस्तों क्या, एल है, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको मान लेता हूं मैं ए। तो किसी वायर का रेजिस्टेंस क्या लंबाई पे और एरिया पे डिपेंड करता है क्या? अगर उसकी मोटाई ज्यादा होगी, कुल मिला के एरिया ज्यादा होगा। आप लोगों को रेजिस्टेंस कम लेना है तो उस वायर की लेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? कम होगा। तो तार लंबा होना, अच्छा काय के लिए प्रतिरोध कम चाहिए ना, तो तार आप लोगों का छोटा होना चाहिए और मोटा होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे, चलिए बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए दोस्तों, थर्माइट अभिक्रिया, क्या आप लोग बता सकते हैं क्या इस रिएक्शन का इस्तेमाल कहां पर होता है? इस रिएक्शन का इस्तेमाल कहां पर होता है, कोई बता सकता है क्या? दोस्तों इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, या मैं बोलूं दोस्तों दो पटरियों को जोड़ने के लिए हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान से आप लोग समझिए दोस्तों। ये जो आपका Fe2O3 है, जिसे हम लोग आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम से। अब होता क्या है, ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है। बहुत बढ़िया। तो इसमें प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? आयरन बन रहा है। अब ये हीट इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब ये वाली रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट निकलती है, आयरन को मेल्ट करा देता है, लिक्विड स्टेट में मिलेगा आप लोगों को आयरन। तो जैसे मान लीजिए दो आप लोगों का ये रेलवे ट्रैक है, इसको जोड़ना है, यहां पर रिएक्शन करवाओगे तो जो आपको मोल्टन आयरन मिलेगा, यानी पिघला हुआ लोहा, वो इनके बीच में आ जाएगा। फिर जैसे वो जमेगा ये दोनों ट्रैक आपके जुड़ जाएंगे, है ना। तो बोला जा रहा है कि एल्यूमिनियम के साथ, किस नाम से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एल्यूमिनियम के साथ किसकी अभिक्रिया करवा रहे हो? Fe2O3 की। इसका पूरा नाम क्या है? आयरन 3 ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा पदार्थ जैव अपघटनीय है? यानी कौन सा पदार्थ है जो कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के कारण सरल पदार्थों में टूट सकता है? दोस्तों जो सब्जियों का वेस्ट होता है, या मैं आपको बोलूं जो किचन का वेस्ट होता है, भाई ये नेचुरली तो है, या मैं बोलूं प्लांट वगैरह से जो भी चीजें मिलती है सारी वो बायोडिग्रेडेबल है, चाहे वो सब्जियों का वेस्ट हो चाहे फलों का हो। कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कौन सा जैव निम्नकरणीय नहीं है? इसके कुछ एग्जांपल याद रखिए। प्लास्टिक, कांच, धातु के टुकड़े, है ना, ये सारे आप लोगों के नॉन बायोडिग्रेडेबल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। एंटासिड के रूप में किसका यूज करते हैं? अब एंटासिड क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे पेट में अगर एसिड काफी ज्यादा बनेगा तो इस समस्या को बोलते हैं एसिडिटी। तो उस एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति का पदार्थ लेना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा बेसिक यानी बहुत ज्यादा क्षारीय प्रकृति का पदार्थ भी नहीं खा सकते हम लोग, हल्का सा क्षारीय होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्षारीय भी हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो किस किस का इस्तेमाल होता है? जैसे बेकिंग सोडे का होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा भी क्षारीय प्रकृति का होता है। या फिर आप लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एंटासिड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल एक एंटासिड के रूप में हो सकता है, क्योंकि माइल्ड बेस है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, और इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस पौधों में बीजों का प्रसार फल के फटने से होता है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है जो सीड है यानी बीज है, अगर सारे आप लोग एक ही जगह डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना।
क्योंकि इससे भी पौधा बनेगा, पौधा बनेगा, पौधा बनेगा, पौधा बनेगा, पौधा बनेगा। अब मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा लिमिटेड है, तो किसी भी प्लांट को अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा, कोई प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं, बीज अलग अलग जगह हो, बीजों का प्रसार हो, बीजों का फैलाव हो। अब बीजों का फैलाव किस किस वजह से होता है दोस्तों, कुछ कुछ प्लांट के बीज होते हैं जो कि काफी हल्के होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, तो हवा के माध्यम से दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कौन कौन से आप लोगों के प्लांट्स हैं जिनके बीज हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, एग्जांपल याद रखो, सारे एनसीईआरटी में दिए हुए, बोल बोल के थक गया हूं, अगर अब भी गलती करोगे तो फिर मैं क्या बोलूं आप लोगों का, ड्रम स्टिक, मैपल, ग्रासेज, है ना, आक और सनफ्लावर। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा बीजों फल के फटने से होता है। आपको पता है दोस्तों, फल के अंदर ही बीज पाए जाते हैं, तो कुछ कुछ प्लांट के फल जो होते हैं ना, जब वो मैच्योर होते हैं तो एकदम से फटते हैं, तो उनके बीज बहुत दूर जाके गिरते हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके बीज जो फैलते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, फलों का फटना। तो आप लोगों को एग्जांपल याद रखना है, एक तो कैस्टर जिसे अरंडी भी बोलते हैं, ठीक है, तो फटकर कौन से प्लांट के बीज फल के फटने से फैलते हैं, एक तो कैस्टर यानी अरंडी और एक बालसम। दो एग्जांपल आप लोग याद रखिए दोस्तों, जैंथियम और यूरेना, ये दो ऐसे प्लांट हैं जिनके बीज जो होते हैं ना, उस पे से कुछ कांटे जैसा कुछ पाया जाता है, तो ये एनिमल की बॉडी पे आसानी से चिपक जाते हैं। तो जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा और मान लो थोड़ा सा हिला तो उसके बीज वहां पर गिर जाएंगे। तो एनिमल यानी जंतु के माध्यम से किन प्लांट्स के बीजों का प्रसार होता है, जैंथियम और यूरेना। क्लियर है? चलिए बताओ दोस्तों, ये शानदार क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। वैसे अगर देखें तो कुछ भी शानदार नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि कुछ ही बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, क्योंकि इसमें हल्का सा दिमाग लगाना था। क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं है, आप करोगे भी आप आंसर दे दोगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक गेंद को 5 सेंटीमीटर लंबाई के एक चिकने ढलान के शीर्ष से विराम अवस्था में छोड़ा जाता है। दोस्तों ये एक ढलान थी एक, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, अब 5 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसके टॉप से एक गेंद को छोड़ रहे हो, कोई वेग दे रहे हो कि नहीं? सर सिंपल हमने इसको छोड़ा है, बहुत बढ़िया। और फिर नीचे पहुंचने के बाद वह एक चिकनी सतह पर क्षैतिज दिशा में चलता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मान लीजिए अगर इधर वेग था 0, तो इधर कुछ ना कुछ वेग होगा। अरे इधर कुछ ना कुछ वेग होगा या नहीं होगा? जब ये नीचे आएगा तो इस जगह तो वेग बढ़ जाएगा ना। मान लो एक एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर है? क्लियर है? अगर दोस्तों ये मान लीजिए ये खुरदरी है, ये रफ सरफेस है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, घर्षण बल लगेगा, जो इसके वेग को धीरे धीरे कम करेगा और फिर कुछ दूरी पे जाके रुक जाएगा। लेकिन मान लो इस पे कोई घर्षण बल ही नहीं लग रहा, या मान लो हम, वैसे वायु का भी कुछ बल लगता है लेकिन वायु का बल हम लोग नेगलेक्ट मान के चलते हैं। मान लो इस पे कोई बल नहीं लग रहा, कोई बल नहीं लग रहा, तो इसका वेग जो पहले 10 मीटर पर सेकंड था वो 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, उसी से चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी जीवन में रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट यानी अनंत। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था? आ जाओ। साउंड का जो प्रोपेगेशन होता है, ध्वनि का संचरण होता है, मतलब एक जगह से जब ध्वनि दूसरी जगह पर जाती है तो होता क्या है। देखो दोस्तों, क्या ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है क्या, किसी मीडियम की, चाहे एयर हो या कुछ भी हो, कुछ मीडियम होना चाहिए। तो जब दोस्तों एयर गुजरती है तो आप लोग देखोगे मीडियम के पार्टिकल, जैसे मान लो बीच में वायु है, तो वायु के कण कहीं पर बहुत पास पास में होते हैं, कहीं पर दूर दूर होता है, कहीं पर पास पास में, कहीं पर दूर दूर। तो जहां पर पास पास में होते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशन यानी संपीड़न, जहां पर दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन यानी विरलन। तो बोला जा रहा है विरलन के समय क्या होगा, कण काफी दूर दूर होंगे यानी डेंसिटी काफी कम होगी, और कंप्रेशन यानी संपीड़न के समय काफी पास पास होंगे, डेंसिटी काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले आगे, वेरी गुड। चलिए बताइए इसका आंसर बताओ दोस्तों। किस सरल स्थायी उत्तक की कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त होती है?
देखिए दोस्तों, सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है पेरेनकाइमा। दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा अगर उत्तक है तो कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। कोशिका की सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। इसकी कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है, क्यों? क्योंकि इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है लिग्निन। तो इनमें से कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिका भित्ति में आपको लिग्निन मिलेगा? स्क्लेरेनकाइमा। दोस्तों फ्लोएम तो आप लोग ऐसे ही हटा सकते थे, क्योंकि ये सरल स्थायी उत्तक नहीं है, जटिल स्थायी उत्तक है, इसको तो आप लोग ऐसे ही हटा सकते थे। अब एक क्वेश्चन पूछूं, आंसर दोगे? देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। दोस्तों ये भी आपका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ये भी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ये भी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इनमें से किस उत्तक की कोशिकाएं लिविंग है यानी जीवित है, और किस उत्तक की कोशिकाएं डेड है यानी मृत है? बताओ। पहले तो मुझे बताओ, लिविंग सेल जीवित कोशिका किन किन उत्तक की है? बताओ किस किस उत्तक की है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी संजय दत्त। संजय दत्त, इससे याद रखो, जो स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू होता है ना, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो डेड होती है, मृत होती है। बाकी के जो दो उत्तक है, एक तो ये और एक ये, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो लिविंग होती है। अब बात करते हैं अगली चीज। नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू करता क्या है, कहां पर पाया जाता है? तो ये हार्डनेस यानी कठोरता प्रदान करता है। हार्डनेस, कठोरता प्रदान करता है। तो ये जो अखरोट वगैरह होता है, वॉलनट, उसकी कवरिंग पे पाया जाता है। जो नारियल की भूसी होती है उस पे पाया जाता है। दोस्तों इसका एक काम क्या है बताओ? ये क्या देता है? ये क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है बाकी के प्लांट को। तो ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता यार ये बच्चे गलत क्यों करके आ रहे हैं ये क्वेश्चन, मुझे नहीं पता क्यों गलत करके आ रहे हो। देखो आप तो सही करोगे क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो। अवतल दर्पण में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डायग्राम बना लो। ये रहा अवतल दर्पण, इसके मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। क्लियर है? ठीक है। और ये मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र है, तो इनके बीच की दूरी दी गई है -50 सेंटीमीटर, है ना। इसके और इसके बीच की दूरी -50 सेंटीमीटर, या फिर आप लोग बोल दो 50 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है? क्योंकि दर्पण से वक्रता केंद्र पे पहुंचने के लिए आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा, और दर्पण से लेफ्ट में अगर कोई दूरी माप रहे हो तो उसको माइनस में लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब बोला जा रहा है यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन इतना है तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः कितनी होगी? देखो आपको पता है जब भी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब समान आकार का बनता है और उल्टा बनता है। तो जब भी प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा और उल्टा बनेगा, मैग्नीफिकेशन का मान होगा -1। तो मैग्नीफिकेशन का मान -1 कब आ रहा है? कब आएगा? जब आप लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे, यानी दर्पण से इधर रखोगे। तो u का मान कितना हो जाएगा? 50 सॉरी। और u का मान हमेशा नेगेटिव में होता है। v क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? 50 सेंटीमीटर। और कहां पर है? लेफ्ट में बन रहा है तो माइनस। तो u और v दोनों का ही मान -50 आएगा। ठीक है, गलती तो नहीं करोगे? गलती तो नहीं करोगे? बोलो। चलिए, और दोस्तों मैग्निफिकेशन क्या होता है दर्पण में? -v/u। तो देखो v का मान जब -50 रखोगे, u का मान जब -50 रखोगे, तभी तो आपका मैग्निफिकेशन का मान -1 आएगा। तो इससे भी क्रॉस चेक कर सकते थे अगर आपको एग्जाम में कोई डाउट हो गया हो तो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किस प्रकार के उपकला उत्तक फेफड़े की कूपिका में का निर्माण करते हैं? दोस्तों हमारी बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक, और ऐसे करके टोटल 4 है। दोस्तों उपकला उत्तक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाएं बिल्कुल पतली पतली और चपटी चपटी होती है। ऐसे उपकला उत्तक को बोलते हैं स्क्वैमस, हिंदी में बोलते हैं शल्की उपकला उत्तक। ठीक है। अब दोस्तों ये भी 2 प्रकार का होता है। अगर केवल एक ही लेयर हो, एक ही परत हो, तो इसको बोलता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू यानी सरल
शल्की, उपकला, उत्तक। और अगर एक से ज्यादा लेयर हो, जैसे मान लो एक लेयर हो, इसके ऊपर और हो, है ना, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, यानी स्तरीकृत शल्की, उपकला, उत्तक। दोस्तों इसके दो एग्जांपल आपको याद रखने, बताओ मैंने बताया था आपको, केवल दो एग्जांपल याद रखो इसका। एक तो जो हमारे लंग्स होते हैं उसके अंदर जो एल्वियोली होती है ना, वायुकूपिका, तो इसके आंतरिक परत में पाया जाता है, या फिर आप लोग बोलोगे आंतरिक अस्तर में पाया जाता है, इनर लाइनिंग में पाया जाता है। और एक कहां पर पाया जाता है, जो हमारी ब्लड वेसल होती है, रक्त वाहिका, इसके आंतरिक साइड पाया जाता है। तो दो एग्जाम्पल इसका याद रखो, तो शल्की, उपकला, उत्तक। अगर ऑप्शन में ये दिया जाता है एक सिंपल स्क्वेमस यानी सरल शल्की और एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस यानी स्तरीकृत शल्की, तो आंसर क्या देते? सरल शल्की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैं पूछूं, चलो मुझे बताओ ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू स्तंभाकार उपकला उत्तक कहां पर पाए जाते हैं? एक एग्जांपल याद रखना है आपको। बताओ ये उपकला उत्तक किस, इसमें कोशिका का शेप बिल्कुल कॉलम जैसे होता है, स्तंभ जैसा होता है। बताओ दोस्तों जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो आंत होती है, उसकी आंतरिक परत पे पाया जाता है। दोस्तों एक लंबा मटर का पौधा है, उसके साइड में ये लिखा हुआ है, ये क्या है? इसका कोड है, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया लंबा मटर का पौधा, उसको इससे प्रदर्शित कर रहा हूं, इसका कोड हमको ये दिया हुआ है। एक छोटा मटर का पौधा है, इसका कोड आपको ये दिया हुआ है। तो F1PD यानी पहली जनरेशन में क्या होगा अभी देखते हैं। तो देखो पहली जनरेशन में क्या क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सर कैपिटल टी लंबे को डिनोट करता है, स्मॉल बोने को, तो सर ये लंबा पौधा होगा या बोना पौधा होगा? डोमिनेंट कौन है इन दोनों में से? प्रभावी कौन है? लंबा, इसलिए तो उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली लंबा पौधा होगा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, यानी पहली जनरेशन में आप लोगों को सारे लंबे पौधे मिलेंगे और सबका कोड क्या होगा? ये होगा। अब देखो एग्जाम में जल्दबाजी में ये मत कर देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन में दिया जाए ऑल टॉल, सभी लंबे, और ब्रैकेट में आपको लिख दे कैपिटल टी, कैपिटल टी, तो ये मत कर देना, क्योंकि जितने भी लंबे पौधे मिल रहे हैं उन सबका कोड क्या है? ये है। आ रही है? अभी तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे इतना प्रेशर रहता है तो ज्यादा दिमाग नहीं चल पाता, क्योंकि दिमाग में जब बैठोगे उस समय तो वो यही चलता रहेगा, अंगीन घात्रम, ये जो रील्स वगैरह देखते रहते हो ना आप, तो वही चलता रहेगा। इसलिए बोलता हूँ सोशल मीडिया से दूर रहो। अगर आप तैयारी में घुस गए आप, तो 6 महीने 1 साल तो झोंक दो अपने आप को, फिर अगर मान लो मन नहीं है तो बाद में कुछ कर लेना, लेकिन अब घुस गए तैयारी में 1 साल तो बढ़िया से मेहनत कर लो, ले लो सिलेक्शन। क्रोमोप्लास्ट किस जीव में पाया जाता है? दोस्तों क्रोमोप्लास्ट क्या है? कोई भी जीव हो, बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है। और प्लांट की कोशिका की बात करी जाए तो उसमें एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम है प्लास्टिड। सही बात है क्या दोस्तों? ये प्लास्टिड आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कलर वाले यानी रंग वाले, एक होते हैं बिना रंग वाले जिसे रंगहीन बोलते हैं। तो रंग वाले प्लास्टिड को आप लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और रंगहीन वाले को क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिन भी पौधों का कोई ना कोई रंग होता है, या फूलों का जो रंग होता है, फलों का जो रंग होता है, वो बेसिकली इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है। तो क्रोमोप्लास्ट एक प्रकार का क्या है? कोशिकांग है, जो कि प्लांट सेल में आपको मिलेगा। 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से प्लांट कौन है? ऑप्शन नंबर सी, रोज यानी गुलाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल किसको बोलते हैं? CH3COOH को बोलते हैं। दोस्तों इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप लोग एथेनॉल से, किसकी प्रेजेंस में? सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। अच्छा दोस्तों चलो भूल जाओ, ये चारों ऑप्शन भूल जाओ, क्या बनेगा आप तो मुझे बताओ, ऑप्शन को भूल जाओ। याद है क्या कुछ ऐसा क्या बनता था? ऑप्शन भूल जाओ आप तो। अरे दोस्तों आपको ध्यान है क्या? एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब एथेनॉल से करवाते हो एसिड की प्रेजेंस में, तो एस्टर बन रहा था, भूल गए क्या? वेरी गुड, है ना, एस्टर बन रहा था। अब ध्यान से देखोगे तो यार एस्टर तो ऑप्शन में है ही नहीं,
फिर क्या करें, ठीक है। एस्टर होता क्या है, कोई मुझे बताएगा। एस्टर जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो डबल बॉन्ड, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हो और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हो। अब देखो ये होता है एस्टर। हो सकता है और इस ऑक्सीजन से एक कार्बन जुड़ा हो सकता है दो जुड़े हो, इससे भी एक जुड़े हो, ये दो जुड़े हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं देखो जूम कर देता हूं, तो क्या ये आप लोगों को एस्टर नजर आ रहा है क्या? क्या है यहां पर? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब इससे हो सकता है दो कार्बन जुड़े हो सकता है तीन जुड़े हो, यहां पर भी हो सकता है एक जुड़े हो दो जुड़े हो। तो यहां पर जो आप लोगों का बन रहा है वो ये वाला एस्टर बनता है। अब इसका एस्टर का आईयूपीएसी नेम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी दे दिया, इसका आईयूपीएसी नेम है एथिल एथेनॉइड, ठीक है। तो ठीक है, अभी याद रख लो इसका, लेकिन वैसे है नहीं एस्टर का नामकरण, सबका है आपका। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी है, एल्डिहाइड का भी है, कीटोन का भी है। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका डायरेक्ट याद रख लो एथिल एथेनॉइड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो आ जाओ। कोशिका के आकार के बारे में कौन सा कथन सही है? चलो पहले ऑप्शन नंबर बी में आओ। सभी जीवों में सभी कोशिका समान आकार की होती है क्या? अरे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग कोशिका होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या सारी कोशिकाओं का आकार सेम होता है क्या? नहीं यार, ये तो बताओ, ये तो गलत लग रहा है मेरे को। तो कोशिका का आकार केंद्रकों की संख्या पर निर्भर करता है कि किस कोशिका के अंदर कितने न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इस पर डिपेंड करता है क्या? ऐसा तो सर कुछ नहीं है। जो बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है क्या? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, उनमें भी अलग अलग कोशिका होती है। कुछ कोशिका बहुत छोटी होती है, जैसे हमारी बॉडी की जो स्पर्म शुक्राणु कोशिका है वो कितनी छोटी है। देखिए दोस्तों, कोशिका का जो आकार होता है ना, वो उसके कार्य से संबंधित होता है, ना कि जीव के आकार से। जैसे एक एग्जाम्पल मुझे बताओ, न्यूरॉन का क्या काम है? बॉडी के एक जगह से दूसरे जगह पर मैसेज को लेके जाना, इसलिए वो थोड़ा सा लंबा होता है न्यूरॉन। बोलो, क्योंकि उसको मैसेज लेके जाना है। दोस्तों आरबीसी का शेप ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन चिपकाना है। तो उसका शेप छोटा होगा या बड़ा होगा, वो किस आधार पर होगा? उसका काम क्या है? दोस्तों फीमेल बॉडी के अंदर जो एग यानी अंडाणु बनता है, इस कोशिका का आकार बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर स्पर्म आके घुसेगा, फिर ये होगा, प्रक्रिया होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? चलिए बताएंगे। कौन सा पौधों के लिए मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? देखिए दोस्तों, प्लांट को मिट्टी से अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। बोरोन भी मिलता है ना, फास्फोरस भी मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है, जिंक भी मिलता है। तो जो अधिक मात्रा में मिलता है उसको बोलते हैं मैक्रो पोषक तत्व, जो कम मात्रा में मिलता है उसको बोलते हैं माइक्रो पोषक तत्व। तो मैक्रो पोषक तत्व देख, जैसे दोस्तों जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं ना, उनमें आपके तीन चीजें तो होती है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी ये तो बहुत जरूरी है, यानी प्लांट को बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। यानी ये क्या हो गए? मैक्रो पोषक तत्व। क्या हो जाएगा आंसर? जिंक। देखो जिंक जो है वो आप लोगों का माइक्रो है। दोस्तों इस बार आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया कि प्लांट के लिए कार्बन जरूरी है, तो बताओ कार्बन कहां से मिलता है? ऑप्शन था एक वाटर यानी पानी, एक ऑप्शन था मिट्टी, एक ऑप्शन था वायु। तो यार प्लांट में पानी से तो दो ही चीजें मिल सकती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर से तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिल सकते हैं। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है क्या? तो वहां से कार्बन मिल जाएगा क्या? तो कार्बन कहां से मिलता है? एयर से मिलता है, एयर से ऑक्सीजन मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इस बार ग्रुप डी में। मुझे नहीं पता, आप में से हो सकता है आप में से किसी की शिफ्ट में पूछा गया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। कौन सा फ्लोएम उत्तक का एक घटक है? फ्लोएम आपको पता है ये एक जटिल स्थायी उत्तक है, जिसका कार्य होता है प्लांट में जो फूड बना, भोजन बना प्रकाश संश्लेषण से, उसको पूरे प्लांट में ले जाना। अब ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें से कौन सा इसका घटक नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कौन सा घटक पूछा गया? अच्छा, कौन सा घटक है? तो फ्लोएम 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कई बार मैंने बता दिया, चलनी कोशिका यानी सीव सेल, एक चलनी नलिका यानी सीव ट्यूब। तो क्या सीव ट्यूब ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोएम का घटक हो जाएगा। चले अगले 5 क्वेश्चन। गलती से मैंने इसमें वही लगाए, बाकी के 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, टेंशन मत लो।
कौन सा उपकला उत्तक का गुण नहीं है? दोस्तों हमारी बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, उनमें से एक प्रकार है एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक। उपकला उत्तक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखो, ये जो कोशिकाएं होती है ये आपस में टाइटली कनेक्ट होती है, या मैं बोलूं कोशिका के मध्य जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है वो बहुत कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? कम होता है। तो कौन सा गुण नहीं है? बोला जा रहा है कोशिका ढीले रूप से व्यवस्थित होती है, ये गलत बात है। और दोस्तों ये वाला टिश्यू कहां पर पाया जाता है? हमारी त्वचा में पाया जाता है, हमारे लंग्स की जो एल्वियोली होती है उसमें पाया जाता है, इंटेस्टाइन यानी आंत की आंतरिक परत में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए बताओ। भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करना पड़ा, ठीक है। जब उसने मिट्टी के पीएच की जांच कराई तो यह लगभग 11.6 था, काफी ज्यादा था। दोस्तों जो मिट्टी का पीएच बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर बहुत ज्यादा क्या है? क्षारीय है ये, तो उसको अम्लीय प्रकृति का कुछ पदार्थ डालना पड़ेगा। ये क्षार है, ये डाल नहीं सकते, ये क्षार है, ये डाल नहीं सकते, ये आपका क्या होता है? उदासीन होता है, डाल नहीं सकते, बचे एक ही ऑप्शन। अब सर मुझे कैसे पता पड़ेगा ये अम्लीय है, ये क्षारीय है? दोस्तों ये एक सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट एसिड और बेस से मिलकर बना होता है, तो ये वाला सॉल्ट बना है सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस बेस से। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या? प्रबल अम्ल है क्या? बिल्कुल। ये क्या है? एक दुर्बल क्षार है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो सॉल्ट बनता है वो आप लोगों का अम्लीय प्रकृति का होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? अगर एग्जाम में पूछा जाए मिट्टी अम्लीय है, उसको क्षारीय बनाने के लिए क्या डालेंगे? या तो कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो, जनरली इन दो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ। कौन सा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक एग्जांपल बताओ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको पता है, कुछ प्लांट होते हैं जो अपनी जड़ के माध्यम से नया पौधा बना लेते हैं या अपनी पत्ती के माध्यम से नया पौधा बना लेते हैं, ये तो आपको पता है। अब दोस्तों दो मेथड होते हैं, एक मेथड है ग्राफ्टिंग मेथड, सुना है क्या? एक मेथड होता है लेयरिंग मेथड, सुना है क्या? लेयरिंग मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो ये तो ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग देखो, जैसे मान लो कोई प्लांट है, ये वाला प्लांट है, तो इसके तने को ऐसे मिट्टी में से निकाल के हम लोग लेके आते हैं, फिर नया पौधा बन जाता है। देखो तने से ही नया पौधा बन जाता है, इसको बोलते हैं लेयरिंग। तो ये एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही तो है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अपन ने कर भी रखा है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर खोल के देख लेना, कहाँ है लेयरिंग 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 लेयरिंग, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं दिख रहा है क्या? मेरे को लाइन नहीं दिख रही यार, अरे कहाँ गया? लेयरिंग 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 लेयरिंग। अच्छा दोस्तों मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, मान लीजिए कोई प्लांट है, उसके बीज है आपके पास में, मतलब मान लो प्लांट पहले बीज बना रहा है, फिर उस बीज को अगर मिट्टी में डालेंगे तो नया पौधा उगेगा, फिर उसमें फूल आएंगे, फल आएंगे, वेरी गुड। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि बीज का ऑप्शन हटा दो, मान लो दोस्तों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन से प्रजनन कर रहा है वो, मान लो हो सकता है अपनी पत्ती से ही नया पौधा बना रहा है, तो जब कायिक प्रवर्धन से वो प्रजनन करता है तो इस केस में फूल और फल जल्दी आएंगे, लेट आएंगे? बीज की तुलना में जल्दी आएंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 में आप भी चुका है, लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। अब देख लेना, आ जाओ आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, स्क्रीन पे प्राप्त करे जा सकते हैं? दोस्तों प्रतिबिंब कैसे होता है? जब कोई दो प्रकाश किरणें कहीं पर मिलती है तो तभी तो बोलोगे रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो अगर मिल रही है तो कोई ना कुछ तो जगह होनी चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए जहां पर वो मिल रही है। तो रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब ही होता है जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? केवल वास्तविक। अब वो छोटा हो बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, ए एंड बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, श्वसन के दौरान कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? देखो श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है ये C6H12O6 यानी 6 कार्बन वाला एक अणु है, ये टूट के आपको देता है पायरोवेट। पायरोवेट का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो, इस मतलब ये 3 कार्बन वाला अणु है। तो एक तो पायरोवेट मिलता है, पायरोवेट मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है अगर मान लीजिए हमारी मसल की सेल है, मांसपेशी की कोशिका जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए,
तो और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो ये बिना ऑक्सीजन के टूटना शुरू हो जाएगा। पायरोवेट टूट के आपको लैक्टिक एसिड देता है, तो लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन वाला ही होता है। तो लैक्टिक एसिड मिल रहा है, जो पायरोवेट मिल रहा है,